साहब ने बता दिया था कि जिस समाज को अपना इतिहास मालूम है वही इतिहास निर्माण कर सकते हैं, जिसे इतिहास मालूम नहीं वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक मुहिम है, एक कोशिश है कि बहुजन महापुरुषों के जीवन, उनके संघर्षों से आपको रूबरू कराई जाए, उनके लेखन भाषण को भी आपको सुनाया जाए। साथ साथ जो अभी नौजवान युवा साथी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, उनसे भी बीच बीच में रूबरू कराता हूं। लेकिन युवाओं और हमारे महापुरुषों के बीच की एक जो कड़ी है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनसे भी आपको मिलवाता रहता हूं। आज मैं नागपुर में दीक्षा भूमि और यहां पर दलित पैंथर के 85वीं वर्षगांठ गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन है। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, कुछ बोलूंगा भी, ज्यादा सुनूंगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास मेहमान है, थोड़ा सा परिचय देता हूं, उसके बाद सीधा उन्हीं को सुनवाने वाला हूं। पूरा वीडियो देखते, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी और नेता बनाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्था की भी बात की थी, लेकिन उनके परिनिर्वाण के बाद वो आंदोलन बिखर सा गया। महाराष्ट्र में लगा कि पुनः पेशवाई शासन की वापसी हो रही है। गांव में दलितों पर बेइंतहा अत्याचार बढ़े। इसी समय 70 के दशक में कुछ युवाओं ने, 3 युवाओं ने अमेरिका के ब्लैक पैंथर की तर्ज पर दलित पैंथर की स्थापना की। वो 3 नौजवानों का नाम था नामदेव ढसाल, जबी पवार और राजा ढाले। सड़क पर गुफ्तगू करते हुए दलित पैंथर बनाने की योजना बनी थी। उसमें से राजा ढाले और नामदेव ढसाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक संस्थापक जबी पवार, आप उनको हमारे बगल में बैठे हुए देख रहे हैं, और उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, उसको स्थापना की और पूरे अपने संस्मरण को उन्होंने इस दलित पैंथर नाम की किताब में उन्होंने समाहित किया है। यह किताब हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कई भारतीय भाषाओं में है और देश विदेश में इस पर शोध हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दलित पैंथर के वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर्स जेबी पवार हमारे साथ अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं। इनसे इनके पूरे अनुभव दलित पैंथर को लेकर और आज महाराष्ट्र में दलित राजनीति को लेकर क्या स्थिति है, सिर्फ दलित राजनीति पर, शेड्यूल कास्ट की राजनीति पर फोकस करूंगा। इससे पहले मैंने आपको सुनवाया था चौधरी साहब को, नागेश चौधरी साहब को। उनसे बहुजन राजनीति पे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, पिछड़ा वर्ग आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस एपिसोड में इनके 50 साल से ज्यादा के लंबे अनुभव को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। पूरा वीडियो सुनते, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अकेले नहीं सुनिए, टेलीविजन खोलिए और बच्चों को भी सुनवाइए। पवार साहब, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जय भीम। जय भीम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे रूबरू कर रहे हैं। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि जिस महापुरुष के नाम से अपने चालू किया, उस अम्बेडकरनामा में का तरफ से मैं लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। जी, अब चलिए, अब फ्लोर आपका है। आपको बताना है कि ये किताब लिखने की योजना कैसे बनी, दलित पैंथर आपने कैसे बनाई, बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, उस समय महाराष्ट्र की क्या स्थिति, तमाम पहलू पर आप विस्तार से बताएं। देखो जी, एक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद हमारे उसी जमाने में बहुत से लेखक लिखा करते थे। किताबें तो नहीं लिखते थे, मगर छोटे छोटे अंक में, या प्रबुद्ध भारत जैसा हमारा वर्तमान पत्र था, माउथ पीस था, ऐसे में कई लोग लिखते थे। कई लोगों ने नाम अगर बता दूं तो इतने पावरफुल लोग थे लिखने वाले, मगर किसी ने भी दलित मूवमेंट का, यानी कि बाबा साहब के मूवमेंट का किसी ने भी पुस्तक रूप से
इतिहास नहीं लिखा। और बाबा साहब ने बता दिया था कि जिस समाज को अपना इतिहास मालूम है वही इतिहास निर्माण कर सकते हैं, जिसे इतिहास मालूम नहीं वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। तो ये मेरे समझ में है। और मैंने देखा कि हमारे साथ इतने बड़े बड़े लेखक हैं, शंकरराव खन्ना जैसे थे, बहुत से सारे लोग थे, मगर कोई भी इतिहास किसी ने भी इतिहास ज़्यादा लिखा नहीं। तो कल के आने वाले पीढ़ी को हमारा बाबा साहब का मूवमेंट का जो इतिहास है वो इतिहास हम लोगों को देना चाहिए। बात यह है कि बाबा साहब के मूवमेंट में मैंने तो ज़्यादा तो काम नहीं, शुरू में बाबा साहब का मैंने पहले दफा ही नाम सुना और उनका जिस दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ उसी दिन मैंने उनका नाम सुना। आप बच्चे रहे होंगे उस समय? मैं तो गांव में रहता था। ऐसा गांव था कि जिस गांव को यहाँ की जो ST कहते, स्टेट ट्रांसफर होती, वहाँ के वो मैं कभी देखा भी नहीं। हमने देखे बड़े थे, वर्तमान पत्र तो कभी आते नहीं थे, कुछ इतना रिमोट एरिया था कि मैंने तो कभी बाबा साहब का नाम सुना नहीं था। जब मैं वहाँ की शिक्षा केवल 4वीं कक्षा तक थी, वहाँ से जब मेरे माँ ने माँ को मालूम था कोई बालिस्टर है, अम्बेडकर नाम का कोई बालिस्टर है और वो बालिस्टर अंग्रेजों को हैरान कर रहा है, ऐसे ही उनको तो मालूम था। बेचारे को उसने उसका सोच था, तो उसे लगा कि अपना एक तो लड़का कम से कम हम 3 भाई है, हम सबसे छोटा है, उतना ऐसा लगा कि एक तो बच्चा हम बाबा साहब के बालिस्टर बाबा साहब के जैसे उसको हम सिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने हृदय पे पत्थर रखकर मुझे बम्बई भेजा। अब मैं बम्बई में आने के बाद में इतना ये था कि मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता था, बहुत ही मैं डरपोक था। तो मैं बम्बई में आने के बाद 7 दिसंबर को मैं बता दूँगा, 6 दिसंबर को मैं स्कूल में था, 5वीं कक्षा में था। मैंने 5वीं कक्षा में था तो मेरे स्कूल में हमको आधा दिन की छुट्टी मिल गई। उसे हड़ताल कहते थे, उसी ज़माने में हड़ताल कहते थे। तो सुबह मेरे स्कूल का टाइमिंग था 11 से 5 तक स्कूल का होगा। मेरे भाई ने पर्पजली मुझे लंबे में भेजा क्योंकि आसपास के लड़के के साथ पूरा दिन खेल कूद में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मुझे लंबे स्कूल में जहाँ दिन भर मैं बिजी रहूँगा ऐसे स्कूल में जा। तो 11 बजे के बाद कोई 12-12:30 तक के हमें नोटिस आई कि कोई BR अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता, उनका मृत्यु होने के कारण स्कूल को आधा दिन की छुट्टी हुई। मुझे अच्छा लगा कि चलो आज तो कम से कम घर में जाकर खेलने के लिए मिलेगा। तो मैं उसी दिन आ गया, घर आया। जब मैं घर आया तो मेरे पीछे जिस रूम में मैं रहता था उस रूम के मेरे चचेरे भाई या चचेरे फैमिली के लोग वो अपने आते थे, अपने साथ में एक पेपर लाते थे। उसी ज़माने में आचार्य का मराठा नाम का पेपर बहुत ही मशहूर था, वो पेपर लाते थे। संध्याकाल नाम का इवनिंग न्यूज़ ऐसा एक पेपर था, वो लाते थे। और केवल पढ़ने वाला मैं अकेला था। मेरे रिलेटिव में किसी ने कभी स्कूल देखा नहीं था, तो वो पेपर लाते थे और वो मुझे बोलते थे आप ये पेपर पढ़ो। और अचरज की बात ये है कि मैं पढ़ता जा रहा था, मुझे कोई इमोशन नहीं थी, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर नाम मालूम नहीं था, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मैं पढ़ता जा रहा था और मेरे सामने वाले मेरे रिलेटिव जो थे वो रोते रहते थे। मुझे अचरज की बात हो गई, मैं पढ़ रहा हूँ, किसी भी भावना से मुझे कुछ भावना नहीं है और ये लोग पढ़ते जा रहे। ये कौन आदमी था कि जिसके मैं पढ़ने के बाद वो रोते हैं। तो इस तरह का बाबा साहब का नाम शुरू पहले ही दिन मेरे कलीजे पे गया था। वो बाबा साहब के होगा जिस दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ उस दिन लोग रोते थे और मेरे कलीजे पे वो नाम लिखता जा रहा था। तो इस तरह से बाबा साहब को मैंने शुरू में किया और उसी समय से मुझे ऐसा लगा कि जिस आदमी के लिए हमारे हमारा कोई रिलेटिव नहीं, इसके लोग आते थे, एक ही नहीं दूसरा कोई आता, वो पेपर लाता था, मैं उसी पढ़ता था, वही वो भी रोता था। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि वो ये ऐसा कोई आदमी है तो उसका बारे में हमने स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और हमारा जो एरिया था, हम जो उसी ज़माने में बम्बई के दुबितलाव एरिया में, मतलब एकदम साउथ बॉम्बे में हम रहते थे, वहाँ बाबा साहब की मूवमेंट भारी तादाद में थी
और मैं उसी दिन में समता सैनिक दल, आप जानते हैं बाबा साहब का एक संगठन है समता सैनिक दल। आप बॉम्बे किस साल में आए? ये मैं 55 में आया और 56 में बाबा साहब का देहांत हुआ। 55 में मैं स्कूल में आया, तो उसी में समता सैनिक दल का हमारे उधर एक बड़ा संचलन होता था। जैसा आप जानते हैं क्या, आपके नागपुर में इधर आरएसएस का संचलन होता है, उस तरह का संचलन हम हर संडे में हमारा समता सैनिक दल का संचलन होता था। तो उस समता सैनिक दल का सबसे छोटा सैनिक मैं वो हुआ करता था। मतलब मैंने शुरू में मैंने जो काम किया बाबा साहब के समता सैनिक दल में स्टार्ट किया, और तभी से बाबा साहब को पढ़ने के लिए, बाबा साहब को समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं कोई पत्थर की लकीर थी बाबा साहब के नाम के वजह से मेरे हृदय पे पत्थर की लकीर की जैसी हुई थी। मैं उसमें बाबा साहब को भूल नहीं पाता था, और उसी मैंने ये सही किया कि मुझे अभी बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में उनके जैसे ही मूवमेंट चलाना चाहिए। तो बस निर्णय ले लिया, किसी ने मुझे बोला नहीं, उसने कंपल्शन किया नहीं, और मैं लिखता था, मैं काम करता रहता था। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैं ऐसा पढ़ा, मैं जैसे मैंने बता दिया कि हमारे गांव बिल्कुल ये था, वहाँ से कुछ ये नहीं था। तो मैं आने के बाद इतना दारिद्र्य था, इतनी हमारी गरीबी थी, तो मुझे कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ता था। छोटा मोटा काम, कभी केला बेचो, कई लोग हमारे बाजू में मेट्रो नाम का सिनेमा था, आज भी है। मेट्रो नाम के सिनेमा पे लोग गाड़ी लेकर आते थे, अमीर लोग गाड़ी लेके थे, उनको सलाम करना, मतलब हम तुम्हारी गाड़ी की रक्षा करेंगे, आप जाके पिक्चर देखो आराम से। तो ये करने के लिए, सलाम ठोकने के लिए, और जब वो पिक्चर से बाहर आते तो उनका दरवाज़ा ओपन करके बैठो साहब, ऐसे करने के लिए उसी ज़माने में 2 पैसा मिलता था। तो इस तरह का काम रात भर का, 12 बजे के बाद सिनेमा छूटता था, वो तो रात भर काम करता था। कभी केला बेचू, कहीं और कुछ, कई जगह तो इतनी फालतू काम मैंने किया है मैं, और इसीलिए काम निर्भर करता था। और नाइट हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। मैंने मैट्रिक जो पास किए वो नाइट हाई स्कूल से किए। अच्छा। रेगुलर स्कूल से मैं मैट्रिक, क्योंकि दिक्कत हमारी यही थी, पूंजी वो नहीं थी। तो हमने जो किया, तो बाबा साहब का स्कूल था, उस स्कूल में बाबा साहब आते जाते थे। अब मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मैंने बाबा साहब को देखा, मगर मुझे याद नहीं बाबा साहब देखा, उसका आवाज़ भी मुझे याद नहीं। मगर उसी जमाने से तो मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में गए? मैट्रिक करने के बाद बाबा साहब की मेहरबानी थी। बाबा साहब ने क्या किया, उसी जमाने लिखने पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले को मॉर्निंग कॉलेज शुरू की। ये बाबा साहब के देन है, मॉर्निंग कॉलेज शुरू थी। तो मॉर्निंग कॉलेज, जैसे कि हम बड़े बड़े कथा कादम्बर में देखते हैं, वहाँ के जो कथा कादम्बर के हीरो रहते, वो दिन भर कॉलेज में रहते, टेबल टेनिस पे रहते, वैसा हमारा तो कॉलेज नहीं था। हम नौकरी करके कॉलेज पढ़ते थे। सुबह से बिल्कुल मॉर्निंग कॉलेज था। और उसके बाद मुझे पहली जो नौकरी मिल गई वो बॉय पिन की थी। बॉय पिन मुझे 18 बरस के पहले की जो नौकरी मिलती, आपको मालूम है 18 बरस के बाद, उसी जमाने में 18 बरस को इम्पोर्टेंट था। तो 18 बरस के बाद ही सरकारी नौकरी फुल टाइम की मिलती थी। तो उसके पहले अगर नौकरी है तो उसके लिए बॉय पिन की नौकरी मिलती थी। तो मुझे बॉम्बे टेलीफोन, जो आज MTNL बोलते हैं, उस MTNL में मैं बॉय पिन की नौकरी करता था। मतलब 18 साल के बाद। तो मुझे उसी जमाने में मुझे पहला जो पगार, गवर्नमेंट का पगार, वैसे मैंने छोटे मोटे तो काम किए, मैंने बता दिया, उसको पगार नाम की चीज़ नहीं थी। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। मगर जो पहला जो पगार मुझे मिला था वो था 55 रुपीज़ का। अच्छा। और मेरा पहला प्रमोशन हो गया। वो मुझे कोई मुझे पदवी मिली या मुझे कोई प्रमोशन के लिए कोई वे नहीं, मुझे मेरी उम्र बढ़ गई, इसलिए मुझे प्रमोशन मिल गया। मतलब मेरा 18 वर्ष मैंने क्रॉस किया तो बॉय पिन का मैं ऑफिस पिन हो गया। OP to BP, सॉरी, बॉय पिन टू ऑफिस पिन ऐसे हो गया। तो मुझे पहला जो प्रमोशन मिला वो कोई सर्टिफिकेट से नहीं या कोई उम्र से, कोई इम्तिहान मैंने पास किया इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मेरा पहला प्रमोशन केवल मेरी उम्र बढ़ गई इसलिए मिला। इस तरह का काम करता था। कॉलेज में नाइट, बाद में मॉर्निंग कॉलेज भी बंद हो गई। तो बाबा साहब की दूसरी भी देन थी कि वो नाइट कॉलेज की थी।
तो सिद्धार्थ कॉलेज तो हमारा बाबा साहब का ही कॉलेज था, तो उस कॉलेज में मैंने शुरू किया। पहला मॉर्निंग कॉलेज, बाद में नाइट कॉलेज, और वहाँ से मैं बीए और संस्कृत लेकर करने लगा। और साथ साथ में जैसे मैंने बता दिया, हर संडे में सप्ताह शनिचर का और बाकी के समय जहाँ भी मिलता था तो मैं रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का काम करता था। ये रिपब्लिकन पार्टी का में काम करने से रिपब्लिकन पार्टी क्योंकि बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी 3 अक्टूबर 1957 को उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी स्थापना की थी, और वो पार्टी का बोलबाला हमारे एरिया में बहुत अच्छा था। तो इस पार्टी में मैं काम करने लगा। तो शुरू से मैंने बाबा साहब के पार्टी से 1957 से या 58 से मैंने जो काम किया है बाबा साहब का, आज तक बाबा साहब के पार्टी के सिवाय और कोई पार्टी में मैं गया नहीं। मुझे इतने लोग बुलाते, सारे लोग पक्ष के लोग बुलाते, मगर मैंने बाबा साहब का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि बाबा साहब का जैसे मैंने बता दिया, मेरे हृदय पर, मेरे कलेजा पर बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है। तो वो बाबा साहब का नाम मैं मिटा नहीं सकता हूँ और मिटेगा भी नहीं। इसलिए मैंने बाबा साहब का पक्ष छोड़कर, वो चाहे गुटबाजी भी हो जाए, फिर भी बाबा साहब के केवल एंड केवल रिपब्लिकन पार्टी में मैंने काम करना शुरू किया। तो जब मैंने आपने अभी पूछा कि मैं लिखने कैसा लगा, तो बाबा साहब का आने वाली पीढ़ी के लिए कोई लिटरेचर नहीं, कोई इतिहास नहीं, तो इतिहास लिखने का मैंने तय किया। और कठिनाई तो बहुत थी, क्योंकि हमारे पास तो ना वर्तमान पत्र, ना कोई सुविधा नहीं थी। तो बिना सुविधा के कारण मैं हमेशा लिखते रह गया। और मैंने शुरू ही ऐसे किया कि बाबा साहब का मूवमेंट के पहले का जो काल है उस पर मैं बाद में लिखूंगा, बाबा साहब के समय में जो मूवमेंट हुआ उसके लिए भी बाद में लिखूंगा, मगर बाबा साहब के पश्चात जो इतिहास है वो इतिहास में जी रहा हूँ, वो इतिहास में देख रहा हूँ, उसका मैं शामिल रहता हूँ। तो वो इतिहास ही मैंने आंखें देखा इतिहास है, वो उसमें जो मेरा सहभाग भी है वो इतिहास लिखने का, यानी कि अम्बेडकरोत्तर बाबा साहब के मरण महापरिनिर्वाण के पश्चात का इतिहास मैंने शुरू किया। और इसमें अंदर मैंने 1956 से चालू किया। 7 दिसंबर 1956 से मेरा इतिहास का शुरुआत है, और मैंने आज तक मेरे 5 खंड हुए हैं, जिसमें आप अभी जो दिखाया ये जो चौथा खंड है ये केवल दलित पैंथर के बारे में है। और बाबा साहब का जितना भी मूवमेंट है वो सब मूवमेंट जैसे मैं समझ सका उससे तारीख से मैंने लिखना शुरू किया। सब मराठी में है? सब मराठी में। और अभी इनका बहुत सा भाषा में प्रकाशित हुआ है। खंड नंबर 1 हिंदी में बहुत गया गए, खंड नंबर 1 इंग्लिश में भी है, खंड नंबर 2 अभी छप रहा है, हिंदी में छप रहा है, और खंड 4 जो दलित पैंथर का है वो तो सारी भाषा में है। हमारे दिल्ली के प्रकाशक है, उस प्रकाशक ने शुरू में फॉरवर्ड प्रेस हमारा दोस्त ही था, बम्बे में एक जमाने में वो पत्रकार थे। जी पत्रकार थे। उसने कई वर्षों के बाद उसने याद किया और उसने बोला कि आप दलित जैसे लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा इसमें। हाँ, तो उससे मैंने उनके लिए लिखना शुरू किया। इसके लिए मैंने कुछ ऐसा, जैसे लोग बोलते हैं कि आप लिखते तो आपको कुछ पैसा चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, तो मैंने बोला मेरा लोगों के किताब मेरा लोगों तक जाना चाहिए, रॉयल्टी पर एक इजाजत मैं चाहूंगा आपसे। किताब सब लोग नहीं पढ़ते हैं, हाँ। कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन अम्बेडकरनामा उन किताबों को पढ़ के लोगों को सुनाता जरूर है। अच्छा ठीक है, तो आप इजाजत देंगे तो इसका PDF मुझे भेजिए, मैं पढ़ के लोगों को सुनाऊंगा कि छवि पवार साहब क्या लिख रहे हैं दलित पैंथर। पूरे चैप्टर वाइज मैं पढ़ दूंगा। दोस्तों इसमें चैप्टर कितने हैं? 50 चैप्टर हैं, और दलित पैंथर का विघटन तक है और इसकी पृष्ठभूमि से लेकर विघटन तक है। 50 चैप्टर हैं और 231 पेज है, 231। हर चैप्टर पे मिला दें तो 4.25 पेज होंगे। अम्बेडकरनामा पर छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बना के मैं चाहता हूं कि आपको सुनाया जाए। इसके लिए पवार साहब की अनुमति जरूरी है, तो मैं लोगों को सुनवाऊं। अब मैंने जैसे बता दिया
कि लोगों तक जाना चाहिए। हाँ, लोगों तक जाना चाहिए। मुझे पैसा लेकर मैं क्या करूँ? तो उसमें सुनाने में पैसा नहीं मिलता मुझे। नहीं, पैसे के लिए लिखता भी नहीं। हाँ, मैंने आपको नवा काल का नाम का एक पेपर है मुंबई में, हाँ। जिसके 5-6 लाख से ज़्यादा कॉपी निकलती थी। तो उसने मुझे जब मैं बैंक का अधिकारी था, तो उसने मुझे बैंक के लोगों ने बता दिया तो आप इतने लिखते हैं तो लिखने का पैसा आप इसमें क्यों नहीं दिखाते कि आपको इतना पैसा लिखने का पैसा मिला? इनकम टैक्स के लोगों ने पूछा। तो मैंने बोला कि मैं वो साहब का उनको वहाँ लिख के लाऊंगा कि वो पैसा मुझे कितने देते। तो उसने ऐसा लिख के दिया है। खाड़िलकर नाम का वो संपादक था, उसने ऐसा लिखा है, जेवी पवार कभी पैसे के लिए लिखता नहीं था, उसने कभी पैसा मांगा नहीं और हमें पैसे देने की कोई हमें उन पर ये आई नहीं, तो हमने कभी उनको पैसा दिया है नहीं, क्योंकि पैसा के लिए लिखना ये जेवी पवार का धर्म नहीं है। ठीक है, पैसा के लिए लिखना धर्म नहीं, लेकिन पैसा हो उसका विलासिता में खर्च करना और संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना वो बहुत जरूरी है। इसके लिए संसाधन के लिए पैसे की जरूरत होती है, ठीक है ना? हाँ, तो वो जरूरी चीज है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ अभी दूसरी बात। तो ऐसी है, जो जितनी भी जरूरत थी, मैं बैंक में अधिकारी था, मैंने आपने बता दिया। मेरे घर में कोई परमानेंट नौकरी करने वाला नहीं था, ऐसे रास्ते पे काम करके तो मैं बैंक में अधिकारी हो गया। मुझे खाने के लिए पैसा मिलता था। मेरी औरत, मेरी बीवी एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करती थी, तो मुझे खाने के लिए या 2 दिन का कपड़ा पहनने के लिए एक भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। तो और पैसे की क्या जरूरत है? मैंने तो अभी तक किसी जिसे एंटी सोशल एक्टिविटी बोलते हैं उसको कभी तो आज तक मैंने हाथ लगाया ना। नहीं, वो सब करने के लिए बाबा साहब ने इमारत फंड बनाया था, आपको पता है ना? मुंबई में बिल्डिंग बनाने के लिए 2.25 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। 75,000 दलित पैसे की जरूरत है, पैसे। हाँ, और 1 लाख रुपया उनके अमीर दोस्तों ने चंदा दिया। तो पैसे की जरूरत संसाधन को, मूवमेंट को, आंदोलन तेज करने के लिए होती है, जरूरत होती है। वो कोट सूट खाली पहनने के लिए नहीं है। मैं ये मानता हूँ, मेरे दलित पैंथर के मूवमेंट के लिए भी मुझे पैसे की जरूरत थी, पर जितनी जरूरत थी उतना पैसा मिलता था और लोग वह देखते थे किसको पैसा देने का, ये भी विचार गए। अगर कोई त्यागी आदमी है और त्यागी आदमी अगर पैसा मांगता है तो लोग देते हैं, और कोई भोगी है तो भोगी के लिए लोग पैसे नहीं देते थे। मुझे लोग पैसे देते थे, जितनी जरूरत थी उतना पैसे देते थे, जितनी जरूरत थी उतना पैसे देते थे। मैं तो भोगी नहीं था, लोगों को मालूम है ये त्यागी आदमी है, और त्यागी आदमी के लिए अगर त्याग हम नहीं करे तो किसके लिए त्याग करे, ये लोगों को पैसा इसलिए चाहिए कि नागपुर से दिल्ली जाना हो तो बैलगाड़ी से जाएंगे तो 1.5 महीना लगेगा, जहाज से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो जल्दी जाके काम करके आना जरूरी है ना, इसलिए पैसे जरूरी है। बिल्कुल जरूरत है। चलिए सर, आता हूँ अब अगले सवाल पर। संघर्ष आपका भी है, नौकरी की तमाम बातें, दलित पैंथर की योजना, सड़क पे चलते चलते गुफ्तगू करते आपने इतना बड़ा संगठन बनाया, आप 3 लोगों ने मिलकर, यू आर द को फाउंडर। कैसे बनी योजना? देखो 1965 के बाद जी, मैं 65 बोलूँगा, हाँ, जब इंदिरा गांधी का राज था, उसी में कांग्रेस ये इतना पावरफुल पक्ष था कि वो हमारे गांव में हर जगह कांग्रेस के बैल थे। उनका निशानी भी कांग्रेस का हल बैल था। तो ये सब कांग्रेस के जो बैल थे हमारे खेड़े में, वो हमारे लोगों पर इतना अत्याचार करते थे, औरतों पर अत्याचार करते थे, और उनका पेपर में आता नहीं था। शुरू में आने लगा तो हम लोग लिखने वाले भी थे, जैसा कि आपने बता दिया, राजा डाले, नामदेव साहब मेरे थे, हम लिखते थे। तो हमने विचार किया हम केवल लिखते क्यों रह गए, हम लिखते हम यूँ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मगर करते तो कुछ नहीं, इतना अत्याचार हो रहा है। तो हमने विचार किया ऐसे में कई गाँव पर बहिष्कार हो गया, कई गाँव पर अत्याचार की श्रृंखला हो गई, और इसमें 2 औरतों को नंगा करके पूरे गाँव में उनके फिराया। तो ये इतने थे, तो इसलिए हमारे कई लोगों ने विचार किया कि हम उस गांव में जाएंगे और वो 2 औरतों को साड़ियाँ दे देंगे, क्योंकि आपको नंगा किया था, हम साड़ियाँ दे रहे थे। मैंने और नामदेव डोसाल ने विरोध किया। मैंने बोला जिस औरतों को नंगे करके पूरा गांव में उनके फेंके, तो वो औरतों को फिर से लोगों के सामने क्यों लाए कि इनको ही नंगा किया था। तो हम
उन्होंने अत्याचार किया, हम और एक अत्याचार कर रहे हैं और लोगों को सामने देखो यही जो है इनको नंगा किया था। तो हमने विरोध किया, मैं और नामदेव ढसाल उधर नहीं गया, बाकी के लोग सब लोग गए, उन्होंने उनको कोई सम्मान करना वो कर दिया होगा, मगर हम बम्बई में केवल 2 रह गए, मैं और नामदेव ढसाल रह गया और हमने विचार किया ये सब उधर जा गए, हम क्या करें। तो मैं नौकरी में जाता था और मेरे साथ मुझे हर मॉर्निंग में नामदेव ढसाल मेरे एरिया में रहता था, हम रेड लाइट एरिया में रहते थे, वो रोज मेरे के पास आता। उस दिन मेरे पास आया 4 बजे, हम चलते चलते गए, अब क्या करें कैसा करें। तो हमने किया, हमको ब्लैक पैंथर का हिस्ट्री मालूम था, ब्लैक पैंथर से लेखक ही थे, पढ़ने वाले तो थे, तो हमको ब्लैक पैंथर का, तो हमने बोला कि इस प्रकार का ऐसा संगठन होना चाहिए जो बहुत से कम दिन में उसका ज़्यादा प्रचार हो जाए और अत्याचार करने वालों का हम मुकाबला कर सके, ऐसा चाहिए। तो वो मुकाबला कर अमेरिका में करने वाले लोग थे, उनका नाम था जिसने स्थापना की ब्लैक पैंथर की 1965 में एक थी, उनका नाम था, एक का नाम था बॉबी सिंह और दूसरे का नाम था HP न्यूटन। ये 2 लोगों ने, HP न्यूटन और बॉबी सिंह, ये 2, अभी बॉबी सिंह अभी भी जिंदे हैं, HP न्यूटन नहीं रह गए, बॉबी सिंह। तो उसी तरह से बॉबी सिंह यानी कि नामदेव ढसाल, HP न्यूटन, JV पवार, इस तरह का होकर हमने वो चालू किया। और शुरू में रास्ते पे किया, हमको ये मालूम नहीं था कि रास्ते पे बने हुए संगठन एक दिन पूरे देश में जब पूरे हो जाएगी, या हमको किसी ने बोला होता तो हम विश्वास नहीं रखते थे। पर ये हुआ है कि हमने इतनी जोरदार से उसी में काम किया कि महाराष्ट्र सरकार तो हमको घबराते थे और लोगों को ये हमने विश्वास दे दिया। हमने जो कुछ किया है इम्पोर्टेंट, इतना एक ही इम्पोर्टेंट है कि लोग, हमारे लोग जो दबे हुए थे, हमारे लोग जो जिन पर अत्याचार होते थे, उनको एक तसल्ली हो गई कि ना कोई तो संगठन है जो हम पर अन्याय होने के बाद हमारे संरक्षण के लिए आते हैं। इस प्रकार का विश्वास उनको मिला और वो विश्वास देना इम्पोर्टेंट था, वो हमने दिया, इतना ही हमने काम किया। और विश्वास देने के बाद वो स्वयं लड़ने लगे, हमको जाने की जरूरत नहीं लगी कि तुम दलित पैंथर की शाखा स्थापन करो या करो, क्योंकि उनको मालूम था ये दलित पैंथर है, ये इतने हमारे लिए एक प्रकार की संरक्षण करने वाले संगठन है। तो इसलिए हम हमारे गांव के, हमारे एरिया में हम अत्याचार के विरुद्ध क्यों न लड़े, तो वो लड़ने लगे। मतलब दलित पैंथर हर जगह हम जाने के बजाय स्वयं दलित पैंथर का संगठन उभारता रह गया। इसलिए कम साल में पूरा महाराष्ट्र में दलित पैंथर फैले गए। तो आप नौकरी भी करते थे? नौकरी करता था और ये सब एक्टिविटी भी करते थे, तो आपको शो कॉज नोटिस कभी नहीं मिला? डर वर नहीं लगा? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग है ना, बहुत ही इसका इश्यू करते हैं, मैं नौकरी में है, मैं कैसा लड़ूँ, ऐसे इश्यू। मैं भी नौकरी में हूँ। नौकरी में इश्यू ये देखो, आपने अगर, मैं बैंक में था, बैंक में क्या है, चोरी करना नहीं, चोरी नहीं करो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं कर। मैं सादी पेंसिल भी कभी लाया नहीं, एक पेपर भी कभी लाया नहीं। तो मुझे ऑन द कंट्री टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसे हम हेडलाइन करते पहले पेज पर, हेडलाइन में ऐसा एक छप के आया था कि व्हेन अ बैंकर बिकम्स अ पैंथर, व्हेन अ बैंकर बिकम्स अ पैंथर। तो मेरे बारे में सभी को मालूम था, ये बैंकर है, ये पैंथर है, सभी को मालूम था। मुझे कुछ उसका नहीं, जब तक मैं चोरी अगर करता था या कुछ भी करता था तो मुझे ये होता था, मगर खाली लोग घबराते हैं और लोगों को बताते हैं नहीं, अगर मैं मूवमेंट में आया तो मेरी नौकरी चले जाएगी। ये गलत बात है। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसे जो लोग हैं वो केवल अपने ये करने के लिए करते हैं। वो कोई सरकार या कोई भी जैसे अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले को खाली पकड़ में ये नहीं करते हैं, ये केवल दिखाने के करते हैं, हम लड़ेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी। ऐसी नौकरी मेरा अनुभव है, मैंने इतने किए, मैं जेल में भी जा चुका हूँ, फिर भी मेरी नौकरी नहीं गई क्योंकि मैंने कभी चोरी नहीं की। चलिए, तो दलित पैंथर करती क्या थी? नाम तो बहुत ही
अट्रैक्टिव है ब्लैक पैंथर की तरह। आखिर लोगों को जागृत करने के लिए, जैसे बंगाल में या बिहार में अत्याचार के खिलाफ नक्सल मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे दलित पैंथर की एक्टिविटीज क्या थी, कैसे लोग प्रतिरोध करते थे? देखो, अब मैं कोई इंसिडेंट बता दूंगा, एक दो इंसिडेंट बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई गांव में दलितों के लिए पानी पीने की एक ही कुआं होता था। इस कुआं में अगर जो वहाँ के लोगों को पानी के बिना रहने थे तो उस कुआं में कोई मानवीय विष्ठा या मरा हुआ कुत्ता डाल दिया। तो ऐसा न्यूज मेरे पास आती थी, मेरे पास आती थी। और जिस भी गांव में, उस गांव में हमारा ये था कि उस गांव में जाने का, अचानक जाने का, अचानक जाने का, 500 to 1000 लड़के लेके जाने का। और हम उसी जमाने में 2 प्रकार की सत्ता केंद्र थी। आपको सत्ता केंद्र मालूम है? गांव में एक तो पटवारी होता है, पटवारी होता है, हमें पाटिल कहा करते हैं, पटवारी होता है। और दूसरा सरपंच होता है, सरपंच होता है, जो 2-4 गांव का मिलके एक पंचायत रहता था। अभी तो हर गांव में पंचायत होती है, उसके बाद 2-3 गांव का एक ग्राम पंचायत रहती है। तो कोई ना कोई उस गाँव में पटवारी या पंचायत सरपंच कोई भी होगा, हम जाके उसको पकड़ थे मॉर्निंग, बिल्कुल एकदम मॉर्निंग में, जब वो नींद में होता था, पकड़ लेते थे, ऐसे पकड़ लेते थे और बोलते थे चलो आप जिस वीर में अपने मरा हुआ कुत्ता भेजे, वो वीर का पानी पी जाओ। अच्छा। तो हम उसको पानी पी, हमारे जो लोग थे, हमने किधर कहा भी सशस्त्र कुछ किया नहीं। अच्छा, वायलेंस नहीं हुआ? वायलेंस हमने किया ही नहीं। वायलेंस हम तो बाबा साहब के लोग थे। अच्छा, बाबा साहब के लोग थे। वायलेंस नाम की चीज नहीं हमने नहीं थी, मगर वायलेंस करेंगे इस प्रकार का हमने माहौल बनाया। तो जब माहौल बना तो लोग देखते थे, अरे हमारा पटवारी, हमारा सरपंच एक गंदा पानी पी रहे, तो आसपास के लोगों में ऐसी आ जाती थी। हमारे लिए कोई वाहिनी नहीं थी, जैसे आपकी वाहिनी है, ऐसी कोई हमारे पास नहीं थी। वो अपने आप लोगों को रोक सकते थे। अरे हमारे गांव में अगर हम अत्याचार करेगा तो वो पैंथर वाले आ जाएंगे, बॉम्बे वाले आ जाएंगे, हमारे गांव पर हमला करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने उनको शांति, हमारे में अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का प्रचार होता जा गया। तो मतलब हमें प्रचार करने के लिए वर्तमान पत्र की जरूरत नहीं पड़ी या पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत पड़ी नहीं। और लोग आप ही आप लोगों पर प्रचार करते थे और हमने इतने बड़े बड़े अच्छे काम किए। कई लोगों का खेती जो था, वो खेती उन्होंने अपने बलूते पर लिया था, वो हमने खेती दिया। कई जगह स्मशान भूमि रहती है, वहाँ के लोगों की जमीन हड़प गई थी, तो उस वक्त हमारे 2-4 जगह ऐसा हुआ कि मतलब एक मिला जुला के एक छापामार दस्ता होता है कि अगर किसी गांव में अत्याचार हो रहा है तो 1000-2000 लोग गए, पटवारी को या सरपंच को पकड़े, अब बोले उसको स्पॉट पे ले गए, बोले अब तू ये करके दिखा। तो इसका आजू बाजू में इतना प्रचार होता था, वायलेंस नहीं होता था। वायलेंस हमने डर बना रहा था, डर होता, उनको भी ऐसा डर था। डर भी जरूरी है। वो डर के मारे वो मरते थे, आधा मरते थे कि हमारे हम ऐसे करेंगे तो दलित पैंथर वाले कोई है और बम्बई से चले आएंगे और हमारे गांव पर हमला करेंगे। हमला तो हमने हमला नहीं किया किसी पर, दिखाया पर हमने दिखाया कि हम अगर आप नहीं करे तो हम आपको क्योंकि हमारे साथ शस्त्र भी होता था, मगर इस्तेमाल कभी नहीं किया। एक एपिसोड और अभी पवार साहब से बात करने वाला हूँ। दलित पैंथर का विघटन क्या हुआ और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, खैरलांजी कांड भी हुआ था 90 के दशक में, आपको हम सबको याद है, हमने किताब में एक मेंशन भी किया है इस घटनाक्रम को। अगले एपिसोड में हम इनसे बात करने वाले हैं कि दलित पैंथर सिर्फ 3 से 5 साल तक एक्टिव रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक रहा, बहुत लंबे समय तक रहा। दलित पैंथर के 3 बड़े संस्थापक थे, फाउंडर थे। एक थे जी पवार साहब जो आपके साथ हैं, राजा ढाले, नामदेव राजा ढाले हमारे शुरू में नहीं थे, बाद में आए। और साधना नाम के वर्तमान पत्र में उन्हें ऐसा एक आर्टिकल लिखा था कि इस आर्टिकल से जो वर्तमान पत्र हमारे लास्ट पेज में हमको जगह नहीं देती थी, वो फ्रंट पेज पे जगह देने लगे। इतना वो पावरफुल आर्टिकल था। तो दलित पैंथर का संगठन
और ज्यादा बड़ा करने में उनका बड़ा सहयोग है। नामदेव ढसाल जो है बड़े संस्थापक हो, मगर उसको बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए राजा ढाले की ये है। मैं चलिए, ये होता है बड़प्पन होता है। बाद में मतभेद उभरे, तीनों लोगों में क्या मतभेद का कारण था? नामदेव ढसाल, मुझे जहां तक याद है कि शिवसेना में बाद में चले गए। क्या वजह थी? शिवसेना में शुरू में तो शिवसेना और दलित पैंथर की इतनी चकमकियां होती थी, लड़ाई थी बहुत ज्यादा। अगले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे इन 5 सालों के बाद, 5 सालों के अंदर कैसे दलित पैंथर जो है वो एक तरह से विघटन कर दिया गया, और बाद की राजनीति में दलित पैंथर का क्या हुआ, आरपीआई का क्या हुआ, वर्तमान राजनीति, दलित राजनीति किस तरह की है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र को एक टॉर्च बेरर बनना चाहिए था। अभी क्या मामला है, इन तमाम पहलुओं को अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और बच्चों के साथ देखिए, टेलीविजन में लगाकर। जेबी पवार साहब हमारे साथ हैं। एक एपिसोड मैं आपको और इस पे सुनाऊंगा, उसके बाद बार बार इनसे बात करते रहेंगे। शुक्रिया, जय भीम। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जय भीम।